संचालक महोदय, सर्वप्रथम जन्म देने वाले माता पिता तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए इस धरा पर जन्मे सभी जाति धर्मों में पैदा हुए सभी महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए आज आलापुर की इस क्षेत्र में विद्या के इस मंदिर में इस नरसिंह पब्लिक स्कूल में आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान के बैनर तले जो पर्यावरण जल संरक्षण विचार गोष्ठी समारोह रखा गया है। अतिथि के रूप में पधारे जहांगीरगंज थाने के उप निरीक्षक राम सुमेर यादव जी का इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिनके प्रांगण में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है, इस विद्यालय के प्रबंधक गुरुजी गंगा प्रसाद यादव जी का, हमारे संस्था के अध्यक्ष घनश्याम जी, उपाध्यक्ष चंद्रवली मौर्य जी, कोषाध्यक्ष भाई रविंद्र कुमार जी, प्रदेश सलाहकार भाई गौरीश कुमार जी, संतोष कुमार जी, राम केवल जी, हमारी महिला सशक्तिकरण की अध्यक्ष चमेली भारती जी के साथ जो आप लोग हमारे सामने उपस्थित हैं, मॉडल मऊ के परम सम्मानित रामस्वरूप मौर्य जी, जमलूपुर के कोटेदार भाई संजय जी और जितने भी हमारी संस्था के पदाधिकारी व कार्यकर्ता, ग्राम सचिव हों, सेक्टर अध्यक्ष हों, ब्लॉक अध्यक्ष हों, ब्लॉक सचिव हों, जिनका भी नाम छूटा हो, आप सभी का सामूहिक नमस्कार अभिवादन। संस्था का प्रबंधक मैं रमेश मौर्य। यह संस्था विगत 4 वर्षों से 4 जिलों में आपके बीच में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। वो बताना नहीं है, वो छिपा नहीं है। इस संस्था का कार्य जो ना जानते हो उनको जनाने के लिए अपने इस उद्देश्य को घर घर गांव गांव गली गली पहुंचाने के लिए इस प्रकार की गोष्ठी का आयोजन होता है। हमको खुशी इस बात की होती है, हमारे बीच में कई संस्थाएं चलती हैं, कोई शैक्षिक संस्थाएं होती हैं, कोई सामाजिक संस्थाएं होती हैं, तो कोई राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। हमारी संस्था भी उनमें से एक है और यह एक ऐसी संस्था जो इस समय उत्तर प्रदेश में हम अम्बेडकर नगर की बात करें तो टॉप 1 और उत्तर प्रदेश की बात करें तो टॉप 10 में इस समय गिनती हो रही है। आपकी यह आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान जिसके बैनर तले लगातार पर्यावरण, जल संरक्षण और नारी सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य थोड़ा जरूरी किस लिए है मैं आप लोगों को बता दूं। हमारे कई वक्ता बताए, इसमें से कोई वक्ता नहीं था, मैं भी वक्ता नहीं हूं। मैं इसी अपने जीवन में आप लोगों से सीख रहा हूं, अपने जीवन के इस अनुभव को बता रहा हूं कि हमारे बीच में यह जो पेड़ पौधे हैं, यह जो नदी झरने हैं, यह सभी हमारे जीवन के संपूरक हैं। हमें ठीक उसी प्रकार से इसकी देखभाल करनी चाहिए। हमारे बीच में मॉडल मऊ के कोटेदार भाई महेश कुमार जी का आगमन हो चुका है, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। मैं था कि इन पेड़ों की आवश्यकता क्यों है, इन पेड़ों को की आवश्यकता ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले एक शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के बच्चे को आज की स्थिति, आज का यह दूषित पर्यावरण, आज अधिकतर बच्चों को पैदा होने के बाद ऑक्सीजन में रखना पड़ता है। सही है कि नहीं है? आज इसकी नौबत क्यों आई कि आज के पहले माएं बच्चों को जन्म नहीं देती थी? क्या पहले अस्पतालों की आवश्यकता पड़ती थी? आज संस्था की जरूरत इसीलिए कि इस प्रकार की आवश्यकता ना पड़े। कई एजेंसियों ने यह बताया कि यदि प्रदूषण इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो 2070 आते आते इस दुनिया का सबसे स्वस्थ बच्चा मात्र 6 घंटे जिएगा। तो बताइए कैसा जीवन, मैं किसके लिए यह जीवन जीऊं और किस प्रकार से जीऊं? आज संस्था के बैनर तले इसीलिए पर्यावरण को हर जन जन तक हम पहुंचा रहे हैं
ऑक्सीजन की कीमत को बता रहे हैं, थोड़ा इसमें बीमारियां भी हमारा साथ देती हैं। मैं चाहता नहीं था कोरोना आए, लेकिन जागरूकता आने के लिए ठोकर की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति ने वह ठोकर खाया। बड़े बड़े करोड़पति ऑक्सीजन की वैल्यू को समझे और हमारे कई चाहने वाले, कई सगे संबंधी ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़े। आज ऐसी नौबत ना आए, उसी के लिए यह संस्था जरूरी है। यह हमारी आवश्यकता है, यह हमारी जरूरत है जिंदगी जीने के लिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आज पेड़ों की कटाई जिस स्तर पे हो रही है, तो ये भी जरूरी है, पेड़ों की कटाई भी जरूरी है। भाई तखत मेज से लेके पढ़ने के कागज तक हमें वहीं से उपलब्ध होगा, लेकिन जहां हम एक पेड़ काट रहे हैं, हमारा फर्ज है कि ईमानदारी से वहां 2 पेड़ जरूर लगा दें। इससे हम कहीं न कहीं अछूते रह जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि इतनी लंबी बगिया है। मैं तो गुरुजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस प्रांगण में मैं हूं, आज हमें टेंट की आवश्यकता क्यों नहीं है। आज गुरुजी ने अपने विचारों से अपने बच्चों को वह शिक्षा दिया कि आप इन जो है पौधों को सींचो, पौधों का रख रखाव करिए, आप लोग अच्छी ऑक्सीजन पाएंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे। आज भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी क्लास हो, उसमें पर्यावरण जरूरी इसीलिए क्योंकि पर्यावरण से छेड़छाड़ करने में हम कहीं पीछे नहीं रहते। आज यह सेना तैयार की जा रही है। आज धरा पर पैदा हुए कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें आजादी दिलाई। हम बहुत आजाद हैं, आज स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा जीवन आज भी खतरे में है। खतरा क्या? यही बढ़ता प्रदूषण, कुछ प्रथाएं। तो मैं बार बार फिर उसी बात पर आ रहा हूं। हमारे बीच में उप निरीक्षक जी बैठे हुए हैं। आपके माध्यम से भी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए जो लड़ाई हमारे बीच में, इस भारत में प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी ने जो किया था, उनके थोड़ा इतिहास को आप लोगों को जानने की जरूरत है। आज पुरुषों की अपेक्षा यहाँ महिलाएं भी यह प्रदर्शित है कि कहीं न कहीं पुरुष कमजोर होते हैं। ऐसी सभाओं में जाने के लिए हम महिलाओं का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो हमारे बीच में हमारी बात को सुनने आई। यह बात उनको इंटरेस्ट लगा। हम लोग तो कहीं न कहीं बाहर घूमते हैं, लेकिन बच्चों की सही देखभाल, सही रूप में पर्यावरण के बारे में बताना इन्हीं की जिम्मेदारी है। क्यों ऑक्सीजन यही लोग लेंगे क्या? कई पुरुषों को बुलाया गया था। फिलहाल मुद्दे से ना भटके। तो माता सावित्रीबाई फुले की मैं बात कर रहा था। वह समय था जब हमें शिक्षा का अभाव था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उस समय बाल विवाह की शिकार बनी माता सावित्रीबाई फुले की 9 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उनके पति ज्योतिबा फुले जी, राष्ट्रपिता, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया। इनके मन में एक ज्योति जली, क्यों ना इस शिक्षा की ज्योति को हम इस भारतवर्ष में फैलाएं। उसके बाद निकल पड़ी। जब उन्होंने कहा कि मैं विद्यालय की शुरुआत करूं, तो उनके माता पिता ने भी विरोध किया और उन्हें घर से निकाल दिया। तो उस समय जो आज जाति धर्म में बांटा जाता है, इस्लाम धर्म में पैदा हुई बहन फातिमा बेग जी और उस्मान भाई ने माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी को शरण दिए। वहीं से शिक्षा की शुरुआत हुई, वहीं से लड़ाइयां लड़ी गई। और आज इस स्तर पे हम तो जहां शिक्षा का मंदिर ढूंढने पे नहीं मिलता था, आज हम शिक्षा के मंदिर में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम कहते हैं कि हमें दहेज प्रथा मिटाना है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि यह दहेज प्रथा मिटेगी कैसे। अगर हमारे बीच में वही माता सावित्रीबाई फुले जी का जो योगदान हमें मिला है, शिक्षा, यदि
हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जो भी हैं, यदि वो अच्छी शिक्षा लेकर एक अच्छे कुर्सी पर हो जाएं, क्या उन्हें भी दहेज की आवश्यकता पड़ेगी? दहेज को मिटाने के लिए हमारी बहन बेटियों को शिक्षित होना होगा, उनको हुनरमंद बनना होगा। आज संस्था के माध्यम से जो भी तैयारियां की गई हैं, जो हमारे बीच में गरीब घर की बेटियां हैं, हमारा प्रयास है यथासंभव हम उनको शिक्षा दिलवा सके। अगर उनमें हुनर नहीं है तो सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर जैसे हुनर की हम लोग ये देते हैं कि जहां कुछ नहीं वहां कुछ है सही, वही डूबते को तिनके का सहारा। तो इसलिए यह संस्था लगातार 4 वर्षों से आपके बीच में यही कार्य कर रही है। बहुत लंबा चौड़ा भाषण ना हो। ये तो रही बात पर्यावरण की। जल संरक्षण जरूरी किस लिए है? जल की मैं बात करूं, आप सबके घर में टिल्लू पंप लगे हुए हैं। कंचित काल हो सकता है कोई गरीब हो ना लगा, हमें जल की आवश्यकता होती है तो हम बटन टीप देते हैं, जाके चालू कर दिए, टंकी भर गई, इसका ध्यान नहीं है, भटकते रहते हैं इधर उधर, कहाँ हंडिल मारे। तो यहाँ हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि गिराने के लिए हम 100 बूंद गिरा सकते हैं, लेकिन यदि बनाना हो तो हम जल की 1 बूंद नहीं बना सकते। कोई बना सकता है? तो इसलिए जल को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और मेरे अकेले के बचाने जल भी नहीं बचेगा, मेरे अकेले के लगाने पौधे भी नहीं लगने वाले। इसलिए आप सभी का साथ जिस प्रकार से मिल रहा है उस प्रकार से मिलता रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले फिर यहाँ पर उपस्थित संस्था के समस्त पदाधिकारी, संस्था के जिम्मेदार साथी, हमारे बीच में आए हुए कोटेदार, प्रधान, सम्मानित व्यक्ति और हमारे मुख्य अतिथि भाई उप निरीक्षक जी, प्रबंधक जी, सलाहकार जी, आप सभी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।